हेलो मेरे जुडिशरी के महारथियों। एमपीसीजे का पेपर देकर के आ गए हो। प्रीलिम्स का रिजल्ट में टाइम है। मेंस में क्या आता है, कैसे तैयारी करनी है, किस टाइप का पेपर है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। 50 सवाल लोगों के दिमाग में। सबसे बड़ा, शुरू कब करें मेंस की तैयारी भाई। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे अपन आज के वीडियो में। In this video, we'll get to know all that is to know about MPCJ मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्री सेंट्रिक तैयारी करते हैं और मेंस का वेट करते हैं। देन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिस अलग तरीके से होती है। देन देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करते हैं, बट प्री के टाइम पे उससे टच छूट जाता है। फॉर ऑल ऑफ यू, there might be a lot of questions regarding MPCJ mains examination. So let's dive into this video and see कि क्या-क्या चीजें देखने लायक हैं. But before that, I want to tell you कि Judiciary Gold is coming up with its comprehensive batch. ये comprehensive batch हमारा अभी launch हुआ था on 25th of April. इस बैच में एनरोलमेंट्स अभी चालू हैं. If you wish to enroll with Judiciary Gold to boost your preparation for not just MPCJ but 10 different states, this is your one-stop solution where you'll get 1,000+ hours of live classes, study material, answer writing sessions, mains perspective, result-oriented approach, periodic quizzes, and interview prep sessions as well. ठीक है, तो ये बैच के बारे में आपको बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। अदरवाइज टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर भी इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, हाउ मच टाइम डू यू थिंक यू हैव? क्या आपको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए? तो भाई देखो, सीधी सी चीज ये है, रिजल्ट आने के बाद बहुत लंबा टाइम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, मेंस के लिए क्या होता है, मेंस में लॉ के अलावा 2 पेपर और हैं। जब आप एमपी की बात करते हो, देयर आर 4 पेपर्स, पेपर 1 2 3 4, राइट? अब इस 4 में आपको लिखना कितना है, इसका आइडिया है आपको? 6-6 घंटे जब लिखोगे, 2 दिन तक लिखते ही रहोगे, तो हाथ में क्रैम्प्स आ जाते हैं। सीन स्टूडेंट्स हाथ में गड्ढे पड़ गए, क्रैम्प्स आ गए, लिखते नहीं बन रहा, स्पीड नहीं बन रही, और ये दोस्त 15-20 दिन की तैयारी में नहीं होता, राइट? प्लस प्री के हिसाब से आपका इंफॉर्मेशन था कि भाई मेरे को ये आता है या फिर मुझे ये नहीं आता, मुझे ये शब्द पता है या ये शब्द नहीं पता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेंस इज मोर कंसेप्चुअली ड्रिवन। आपको एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सवाल पूछ क्या रहा है, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जानकारी में होना जरूरी है। मेंस में और भी प्रैक्टिस एंड अप्रोच बहुत अलग हो जाती है। सारा का सारा करने के लिए, स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग ऐसी चीज है जो कहने को आप 10-15 दिन में सीख सकते हो, बट सीखने के लिए आपको लंबा समय भी चाहिए, राइट? इन सारी चीजों को करने के लिए रिजल्ट का अगर आप वेट करोगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप ऑल इन ऑल पूरी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन तक अप्रोच कर पाओ, राइट? टिप यही है, डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट। एंड अभी से एक दिन रिलैक्स किया, पेपर दे के आए, एक दिन रिलैक्स किया, 2 दिन रिलैक्स किया, सफिशिएंट है। अब बैठ जाओ तैयारी करने के लिए। क्यों? आपके दिमाग में होगा, सर मान लो हमारा नहीं हुआ तो तैयारी वेस्ट कभी नहीं जाती। तैयारी वेस्ट कभी नहीं जाती। अभी तैयारी करोगे, मेंस को दिमाग में रख करके करोगे, आगे पेपर दोगे ना, मान लो खुदा ना खास्ता नहीं ही निकला, तो भी आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। दिस इज द पॉइंट व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक, अब देखो, सबसे पहले समझ लो कि भाई सिलेबस में क्या क्या है। हाउएवर, एक और चीज मैं आपको फेयरली बता दूं, फॉर फुल डिस्क्लोजर स्टफ, कि पिछली बार ये सिलेबस जो था, इसमें आपका जो ये वाला पार्ट था ना, जो एक्सेप्ट करके लिखा है कि इससे सवाल नहीं आएंगे, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। अगर ऐसी बात हो जाए कि भाई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाए, तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑब्वियसली बियॉन्ड योर कंट्रोल। बट जनरली स्पीकिंग, देयर आर 4 पेपर्स। पेपर 1 जो कि सिविल लॉ से डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, ये सब। पेपर 3 आपका क्रिमिनल लॉ से डील करता है, जिसमें अकोमोडेशन, क्रिमिनल एंड लोकल लॉज, ठीक है, अकोमोडेशन, लैंड रेवेन्यू,
एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी की सारी चीजें, एंड एनआईए ये आता है। ठीक, पहले सवालों का टाइप अलग था, नंबर अलग था, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। बट पेपर 1 और 3 ऐसे पेपर्स हैं जो कि ज्यादातर बच्चों के तैयार होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लॉ के पेपर्स हैं, कोर लॉ सब्जेक्ट्स। प्रीलिम्स में भी यही सब्जेक्ट्स आपसे पूछे गए हैं, राइट? तो अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर 1 और 3 वो पेपर नहीं होंगे जो आपको तगड़ा कंपटीशन देंगे। तगड़ा कंपटीशन आपको देंगे पेपर 2, जो कि आपका एसे राइटिंग, समरी, ये प्रेसी लिखा हुआ है यहां पर। इट्स एक्चुअली द सिमिलर थिंग। ठीक है, कहीं पर प्रेसी राइटिंग के नाम से आता है, एमपी में समराइजेशन के नाम से आता है, SUMMARIZATION, समराइजेशन के नाम से आता है। फिर ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। लाइंस आती हैं इसमें कि इसको ट्रांसलेट करो, इस लाइन को ट्रांसलेट करो, वगैरह वगैरह। एंड सेकंड चैलेंज इज योर पेपर 4, दैट इज जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेम, इशू सेटलमेंट, चार्ज फ्रेमिंग, ये सारी चीजें। ठीक, दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि बड़ा है। पेपर 1 और 2 पहले दिन होता है, दूसरे दिन पेपर 3 और 4, 2 दिन तक आपका मेंस का एग्जाम चलता है, और दोनों दिन बैठ करके हाथ घिस घिस के लिखते ही रहते हैं बच्चे। ठीक है, अब पैटर्न कैसा होता है? तो यार ब्रॉडली क्या हुआ करता था, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। पहला है कि प्री 2019 एंड दूसरा है 2019 फेज 2। यहां पर थोड़ी सी चीजें बदल गई। पहले ये होता था कि भाई 12 सवाल आते थे, अब यहां 18 सवाल कर दिए हैं, राइट? व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दी अपकमिंग एग्जाम? अपकमिंग एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मेरी राय मानो, इसके हिसाब से तैयारी करो। क्यों? क्योंकि एक चीज जो होती है ना, आपको अगर एक जगह पर निशाना लगाना है, आप उसी जगह पर अगर देखोगे तो निशाना तो नीचे लगेगा बॉस, थोड़ा सा ऊपर आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बेटर सो दैट आप उस जगह पर लैंड कर पाओ। यस, यही बात यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर 12 आ गए, आपने तैयारी 18 के हिसाब से करी है, पर अगर 12 आ गए आपके लिए बेस्ट है। पर अगर आपने 12 के हिसाब से तैयारी करी है और 18 आ गए तो भाई पोपट हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब की मेहनत नहीं होगी, हाथ क्रैम्प करेगा, नर्वसनेस होगी, टेंशन होगी, अरे यार 18 सवाल पूछ लिए यार, ये है वो, छोड़ दो उस चीज को। नेक्स्ट, ये तो हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है? टाइप, मोस्टली एमपीसीजे नटोरियसली आपके डायरेक्ट सवाल पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल बोले तो यहां पर आपसे सवाल आ जाएगा सिंपल सा, सीधे उठा करके आपसे पूछ लिया, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड क्या होता है, राइट? या फिर आपसे उठा करके पूछ लिया कुछ भी, फॉर थेफ्ट के बारे में आपसे पूछ लिया, एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट के बारे में आपसे पूछ लिया, ऑफेंसेस रॉबरी के बारे में आपसे पूछ लिया, तो उसमें आप सारी चीजें बताते हो, राइट? थेफ्ट के बारे में बताते हो, एक्सटॉर्शन के बारे में बताते हो, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन इंटेंशन पूछ लिया आपसे, कॉमन ऑब्जेक्ट पूछ लिया, ये सारी चीजें आती हैं। डायरेक्ट सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। एमपी में कहीं कहीं पर केसेस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस। सेकंड, देयर इज केस लॉ वाले क्वेश्चंस। ये केस लॉज रीसेंट नहीं होते, मोस्टली लैंडमार्क केस होते हैं। तो लैंडमार्क केसेस पे आपकी पकड़ होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, नाम याद हो नहीं हो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पर लैंडमार्क केसेस पे आपकी पकड़ होना जरूरी है। नेक्स्ट, एक और टाइप है जो एमपी में पूछा जाता नहीं है जनरली, बट क्योंकि बाकी स्टेट्स में आता है, आ चुका है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द वे एमपी हैज बीन इवॉल्विंग कि इन क्वेश्चंस को यहां इनकॉर्पोरेट किया जाए। दैट इज सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम दूसरी भाषा में हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं। मैं एक मनगढ़ंत सिचुएशन दे दी कि अब इसमें क्या होगा सही आंसर, ये बताइए, राइट? तो डायरेक्ट सवाल हो गए, सिचुएशन बेस्ड सवाल हो गए, केस लॉ बेस्ड सवाल हो गए, यही आता है मोस्टली। ठीक है, डायरेक्ट सवाल में आपसे डायरेक्टली या तो कॉन्सेप्ट से सवाल पूछेंगे, कॉन्सेप्ट से, या फिर सेक्शन से पूछ लेंगे। इसके अलावा नहीं आता, बहुत ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं पूछा जाता। ठीक, तो हाँ, एक और चीज, सॉरी,
एज फार एज एनआईए इज कंसर्न, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें थोड़े रीसेंट जजमेंट्स भी जो है ना, रीसेंट जजमेंट्स, इनको भी ध्यान में रख करके जाना। ठीक, मार्क्स रहते हैं, अच्छा रहता है लिखो अगर तो। नाउ ये तो हो गई बात आपके पैटर्न की। अब हमें तैयारी कैसे करनी है? तैयारी को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला इस पेपर 1 एंड 3, दूसरा इस पेपर 2 एंड तीसरा इस पेपर 4। इसी पैटर्न पे समझते हैं। पेपर 1 एंड 3 की जहां तक बात है, पढ़ा हुआ सब है, यस। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो इस पॉइंट पे कि यार मेरा सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ, मेरी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई, मत पढ़ो इन सब चक्करों में, तैयारी लिखने की शुरू कर दो। तो पहली चीज, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस, मेरी इतनी आदत हो गई है राइटिंग प्रैक्टिस में 3 शब्द बोलने की। पहला है सही, राइट व्हाट इज करेक्ट। दूसरा है सुंदर, दैट इज लेजिबल हैंड राइटिंग। सुंदर मतलब ये नहीं एकदम बना के कर्सिव लिख करके, हाँ लेजिबल, पढ़ने में तो आए, चिड़िया की टांग लिख करके मत आना। बहुत सारे कॉपीज ऐसी होती हैं जिसमें बंदे ने लिखा सही होगा मे बी, बट उसकी हैंड राइटिंग इतनी बुरी होती है कि आपको पढ़ करके नहीं समझ आता, राइट। एंड थर्ड इज जल्दी, दैट इज विद इन टाइम। ये 3 शब्द आपके मेंस के आंसर्स में आपका सबसे ज्यादा साथ देंगे। सही, सुंदर, जल्दी। राइट व्हाट इज करेक्ट, राइट व्हाट इज टू द पॉइंट। एमपी में बहुत ज्यादा बह जाना इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, राइट। सुंदर यानी हैंड राइटिंग आपकी लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए। एंड जल्दी मतलब टाइम मैनेजमेंट आपको करना थोड़ा सा जरूरी है। अगर आप हड़बड़ी करोगे या फिर अगर आप आराम आराम से एक ही क्वेश्चन को बहुत बहुत टाइम दोगे तो भाई क्वेश्चन छूटेंगे। क्वेश्चन छूटा मतलब मार्क्स तो गया ना उसका। तो इसको आपको ध्यान रखना है। राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो। अदरवाइज इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जुडिशरी गोल्ड, यू हैव योर AWTs, आंसर राइटिंग टेस्ट, राइट। AWTs की आप हेल्प ले सकते हो इस चीज में। आंसर राइटिंग टेस्ट के अलावा भी देयर आर थिंग्स विच जुडिशरी गोल्ड डज फॉर MPCJ मेंस का एग्जामिनेशन। कीप एन आई ऑन दैट। जनरली स्पीकिंग एक बार देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लिमिटेशन से सवाल पूछेंगे, कहां से पूछेंगे? ज्यादा क्वेश्चंस आपके सेक्शन 6 के आसपास से आएंगे ना। सेम विद SRA, SRA में आपसे 5-6 से पूछ लेंगे, 12 से पूछ लेंगे, आपका 14, 16, 20, यही तो एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आएंगे? फ्रॉम दी फर्स्ट 30 to 70 सेक्शंस। लेट्स मेक इट 75। पहले 75 सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फोकस ऑन द PYPs। देखो किस जगह पर ज्यादा वेट है। भाई हम जानते हैं कि इसके इतने मार्क्स के सवाल आते हैं, इसके इतने मार्क्स के आते हैं, पर इसमें भी कहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक एट। ठीक है, तो अच्छे से PYPs एनालिसिस करो एंड उसी को लिखना शुरू करो। राइट एन आंसर, राइट अ प्रॉपर आंसर and consult any mentor that you have. Consult your teacher, mostly your teacher, right? Consult those people जो जज बने हैं, consult those जो आपके mentors हैं, consult anybody you can to get your answers checked, ताकि आपको पता पड़े कि भाई मैं गलत कहां कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट। आपको अपनी गलती मालूम तो पड़े कि भाई कहां पर मेरे को स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। खुद ही खुद लिखते जाओगे तो सिर्फ लिखते ही जा रहे हो, देयर इज नो इंप्रूवमेंट, राइट। तो PYPs एनालिसिस करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये आपका रोज होना चाहिए, ऑन अ रेगुलर बेसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लॉक योर टाइम। जनरली टाइम ब्लॉकिंग में इन चीजों के लिए कहता हूं, बट यहां नहीं, यहां पर यू नीड टू ब्लॉक योर टाइम। पता है किस चीज के लिए? अपने रिविजन के लिए, रिविजन के लिए। ये राइटिंग प्रैक्टिस भी जो करो ना, इसको समयबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से करना, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर कि भाई 3 घंटे का अगर ये है तो मैं 3 घंटे में इतने आंसर्स लिखूंगा, लिखूंगी, राइट। रिविजन के लिए टाइम ब्लॉक कर लो कि भाई मैं दिन का 2 से 3 घंटा बैठूंगा,
तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए, जो चीजें मैंने पढ़ ली हैं उसको रिवाइज करना है, जो चीजें मेरी छूट गई हैं उसको कंप्लीट करना है। भाई राइटिंग अपनी जगह, रिविजन अपनी जगह, कोई चीज छोड़ के आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे, राइट? सो दिस इज योर ब्रॉड स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3। अब बात करते हैं यार पेपर 2 की। पेपर 2 आपका लैंग्वेज का पेपर है यार। लैंग्वेज का पेपर का भी पैटर्न आपका चेंज हुआ है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है ट्रांसलेशन वगैरह में। आ, पहले ऐसा था कि जनरली सिर्फ बहुत बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते थे या फिर सोशल कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते थे। अभी यू कांट बी टू श्योर, इसलिए दोनों की ही तैयारी आपके लिए जरूरी है, राइट? आपको लीगल एंड सोशल दोनों टाइप के एसेज जरूरी हैं। इसमें भी आपको ध्यान में क्या रखना है? एक, क्या कोई करंट इवेंट हुआ है इसके अराउंड? दो, अगर नहीं हुआ तो प्रोमिनेंट कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, करंट इवेंट हो सकता है कोविड। कोविड का इंपैक्ट जुडिशरी पे, कोविड का इंपैक्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे, कोविड का इंपैक्ट एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, राइट? ये है करंट इवेंट्स। प्रोमिनेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कभी भी आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड मैरिज, राइट? ये कुछ ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो हमेशा से चलते आ रहे हैं और आज भी प्रोमिनेंट है, तो इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। एसेज को लेकर के एक चीज ध्यान में रखना, इवन इफ यू आर पॉलिटिकली बायस्ड टुवर्ड्स वन पार्टी और द अदर, राइट, वो आपके एसे में नहीं झलकना चाहिए। आपका एसे शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड एज ऑल थिंग्स शुड बी, राइट? आपका एसे शुरू होना चाहिए एक हेड के साथ, एक इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें प्रॉपरली आपने उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को, उस इश्यू को एनालाइज किया हो और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताना है। I've seen कॉपीज जिसमें पूछा व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक आर विद मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी में आपके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और बच्चे ने ले डाउन कर दिया ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम। भाई अंत में कुछ तो सोल्यूशन दो, अंत में ये तो बताओ कि ये प्रॉब्लम्स ऐसे रिजॉल्व हो सकती हैं। वो भाई ने आंसर जो लिखा था एमपी के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आपने शोले मूवी देखी है, शोले में जब अमिताभ बच्चन जाता है कि माँ जी वो ये ऐसा करता है पर आदमी बहुत अच्छा है, पर दिल का बहुत अच्छा है, पर आजकल तो सभी है, तो ये वाली चीज नहीं करनी है, आपको सोल्यूशन देना है, राइट? तो आपका ऐसे शुड बी वेल बैलेंस, राइट, एंड नॉट लीनिंग टुवर्ड्स वन साइड कि हाँ मैं तो पॉलिटिकली अफिलिएटेड हूं, मैं तो यही लिखूंगा, राइट? तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी नहीं है। एंड कोशिश भी ये करना है कि हम ना तो स्टेट की बुराई करें, ना हम बहुत ज्यादा फेवर में चले जाएं, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच वहां पर रखना है। थर्ड, लैंग्वेज पर आपका कमांड होना जरूरी है। सिर्फ हेवी हेवी वर्ड्स का यूसेज विल नॉट फेच यू गुड मार्क्स। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार मैं भारी वोकैबुलरी अगर यूज करूं तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारी वोकैबुलरी से कुछ भी नहीं होता। आपको यहां पर एक फ्लो दिखाना पड़ेगा अपने एसे के अंदर। आपके एसे में क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, राइट? एक प्रॉपर क्वालिटी आपके एसे में दिखना जरूरी है। ये तो हो गया एसे। समरी की जब आप बात करते हो तो समरी में आपको 1/3 करने को कहा जाता है। 1/3 बेसिकली अगर 100 नंबर का, या 100 मेरे गणित नहीं लगानी मुझे, 90 नंबर का आपको वो दिया गया है पैराग्राफ, तो उसको आपको 30 वर्ड्स में लिख करके आना है। चालाकी करने की कोशिश नहीं करना है। कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि मैंने छोटी 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 हैंड राइटिंग में लिख दिया तो 6 लाइन का वो 3 लाइन में आ गया। जी नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, फंस जाएंगे, ठीक है? वो सामने वाला जो बंदा है ना, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो बेवकूफ नहीं है, उसको दिख जाएगा आपने क्या कोशिश करी है और उसके सख्त से सारे नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है? इसकी प्रैक्टिस के लिए भाई उठा लीजिए कोई सा भी एसे, उठा लीजिए कोई सा भी एडिटोरियल, उठा लीजिए कोई सी भी कोई कहानी उठा लो यार, और उठा करके देख लो कि हाँ ये इतनी बड़ी है, मुझे इसको शॉर्ट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं? अपने वर्ड्स में ही तो लिखना है। ऐसा थोड़ी कि कोई मैंडेट लगा दिया है किसी ने कि नहीं नहीं यही लिखना पड़ेगा। कोई हैवी लीगल टर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट? और यही चीज मैं आपको इसके बारे में भी कहूंगा, आपका ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन में भी
अगर मान लो आपको नोटिस का हिंदी नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, तो नोटिस लिख करके आ जाओ। चालाकी करने की कोशिश नहीं, कोई नए शब्द खुद से इजाद नहीं करने हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन ये किया जा सकता है। ट्रांसलेशन में ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड नहीं करना है, ठीक है, कि एक एक शब्द को उठा करके ट्रांसलेट नहीं करना है, लाइंस को समझ करके उसको ट्रांसलेट करना है। हमें ट्रांसलेट करके मीनिंग कन्वे करना है। तो पहले उस पैराग्राफ को पढ़ो, उस लाइन को पढ़ो, उसको समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद उसको अपने अगर इंग्लिश है तो हिंदी, हिंदी है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। एक एक शब्द करोगे तो सेंटेंस की मीनिंग चली जाएगी और वहां पर आपके नंबर पूरे काट लिए जाएंगे, थोड़े नहीं, पूरे के पूरे, खत्म वो चीज, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है पढ़ो, समझो और उसको फिर ट्रांसलेट करो इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्ड बाय वर्ड। तो ये आपका समरी राइटिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एसे राइटिंग हो गया। पेपर 2 की स्ट्रैटेजी मेन यही है, न्यूज़पेपर उठाओ, एडिटोरियल, ठीक है, इंग्लिश भी और हिंदी में भी संपादकीय आते हैं ना, अच्छे कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर उठाओ एंड उसमें एडिटोरियल पढ़ो मत, उसमें एडिटोरियल की हेडिंग देखो, ठीक है। एडिटोरियल की हेडिंग लेट्स से कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी रैंडम सी हेडिंग आपको मिली हुई है। अब उस हेडिंग के अंदर पढ़े बिना उसी हेडिंग पे अपना ऐसे लिखो, ठीक। जब आपने अपना ऐसे लिख लिया उसके बाद उस एडिटोरियल से कंपेयर करो कि क्या मैं इस हेडिंग का मतलब समझ पाया, क्या मैं इसके मर्म को समझ पाया, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द एंटायर आर्टिकल, द एडिटोरियल दैट्स गिवन हियर, क्या मैंने लगभग सारे पॉइंटर्स कवर कर लिए जो यहां पर लिखे हुए हैं, क्या मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच उस चीज में ले पाया हूं, राइट। तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है इफ यू डू नॉट हैव समवन हु कैन चेक योर एसेज, राइट। अदरवाइज अप्रोच समबडी हु कैन चेक योर एसेज एंड कोई भी पीवाईपी से चालू करो, टॉपिक्स उठाओ, ऐसे लिखो और जाकर के चेक करवाओ, ठीक है। ट्रांसलेशन की जहां तक बात है, डू नॉट, एंड आई रिपीट, डू नॉट रिलाई ऑन गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी हैड सीन कि कंसिडरेशन कंसिडरेशन हम लोग जब बात करते हैं तो हम सेक्शन 2D के संदर्भ में देखते हैं, राइट। हमारे लिए कंसिडरेशन इज समथिंग जो एक्सचेंज में मिलता है। गूगल ने कंसिडरेशन को जब ट्रांसलेट किया तो उसने किया सोच विचार। टेक्निकली गूगल भी गलत नहीं है, क्योंकि आई विल कीप दिस इनटू कंसिडरेशन मींस मैं सोच विचार करूंगा इसके ऊपर, राइट। सो गूगल ट्रांसलेट पे रिलाय नहीं करना है। गेट अ हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी लीगल ग्लॉसरी इफ यू वांट एंड फोकस ऑन दैट, ठीक है। तो ट्रांसलेशन आपका एक तरीके से डील ब्रेकर हो सकता है। नाउ पेपर 4 टॉक्स अबाउट सिविल एंड क्रिमिनल, जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, राइट। फॉर्मेट के अपने नंबर होते हैं। अगर आपको लगता है कि इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं अच्छा जजमेंट नहीं लिख सकता, मैं मार्शलिंग नहीं कर सकता, मुझे एविडेंस को अप्रिशिएट करना अभी तक नहीं आया है, तो सिर्फ सजा सुनाना काफी नहीं है। जजमेंट राइटिंग का एटलीस्ट .1 फॉर्मेट जो है ना, अच्छे से उसको समझ करके, रट करके, देख करके, याद करके चले जाओ। फॉर्मेट के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है। डू रिमेंबर दैट, फॉर्मेट के अपने मार्क्स होते हैं, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस के अपने मार्क्स होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स वगैरह पे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। सजा भी जो आपको सुनानी है, याद रखना कि कितनी सजा सुनानी है। लेट्स से कहा है 3 साल की सजा, तो भाई 3 साल तक की सजा, तो 3 साल के ऊपर तो देना ही नहीं है। कोशिश ये करना है कि 3 भी पूरी नहीं देना है, ठीक है। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, आपको समझ करके चलना है कि भाई 3 पूरा नहीं देना, मैं 2 दे सकता हूं, 2.5 दे सकता हूं, 1.5 दे सकता हूं इफ इट रिक्वायर्स, बट 3 या 3 से अधिक, 3 इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, 3 से अधिक कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। एमपी अकोमोडेशन एक्ट से आते हैं, एसआरए से आते हैं जजमेंट्स आपके, राइट। आईपीसी से जजमेंट आपका आ जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना जरूरी है। ऑपरेटिव पार्ट जो आप लिखते हो जजमेंट का, कितने अच्छे से आपने लिखा है, इन सब की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जजमेंट राइटिंग चार्ज फ्रेमिंग के लिए
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ना मैं नहीं कहूंगा, गेट अ बुक, ठीक है। इफ यू मतलब इफ यू हैव स्टडीड जजमेंट राइटिंग विद जुडिशरी गोल्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट अदरवाइज इफ यू हैवंट, गेट, आई थिंक इट्स रॉबिनजीत शर्मा, ठीक है, रॉबिनजीत शर्मा की बुक हो सकती है। देयर इज अनदर बुक बाय के भारद्वाज, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बुक्स से आपको मार्शलिंग नहीं आएगी, बुक से आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा। मार्शलिंग सीखने के लिए, आपको प्रॉपरली जजमेंट लिखने के लिए, अगर आपकी पहचान में कोई जज है आप उससे बात कर सकते हो, कोई मेंटर है आप उससे बात कर सकते हो, कोई टीचर है आप उससे बात कर सकते हो, किसी फ्रेंड ने अभी जुडिशरी क्लियर किया है, मेंस निकाला है, आप उससे बात कर सकते हो, अपना जजमेंट लिखो, चेक कराओ। इसमें भी रेफर टू द पीवाईपीज, देखो कि पीवाईपीज में भी लिमिटेड एरियाज हैं जहां से जजमेंट राइटिंग पूछा जाता है। इस सब्जेक्ट में केवल इतना पार्ट है जहां से जजमेंट राइटिंग आ रहा है, बाकी पूरा नहीं है। तो जजमेंट राइटिंग कहां से आ सकता है, किस टाइप का फॉर्मेट लिखना है, सजा कैसे सुनानी है, अगर इतना भी आपको मालूम है ना, मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन के मार्क्स आपके लिए बोनस मार्क्स होंगे। ये बाकी के मार्क्स तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाएंगे। दैट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 4। अब कुछ दो चार बोनस टिप्स मैं दे देता हूं। अभी रिसेंटली जब रिजल्ट आया एंड few of our students, in fact many of our students made it through, they became judges in मध्य प्रदेश, बट उनसे बात के दौरान कुछ लोगों से हमें यह मालूम पड़ा कि उनके कुछ सवाल वर लेफ्ट आउट। उन्होंने, उनके पास समय कम था, टाइम मैनेजमेंट का इशू था, कुछ सवाल उनसे गलती से छूट गए, ठीक है, फिर भी वो सिलेक्ट हो गए। क्यों? वो इसलिए सिलेक्ट हो गए क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके आंसर की क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है। दे वांट टू सी इफ यू हैव आंसर्ड एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ इट, if you have given a proper flow to the answer, if you know the concept really well, and if you have covered all the aspects that have been asked and expected of you, ठीक। तो भले ही एक आध सवाल आपका छूट जाए, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये करना है। सेकंड, जो मैंने वो 3 वर्ड्स आपको बताए, राइट व्हाट इज करेक्ट, राइट इट ब्यूटिफुली एंड राइट इट फास्ट। जस्ट बिकॉज ये लिबर्टी आपके पास हो सकती है डज नॉट मीन आप इसके साथ कोई भी भेदभाव कर सकते हैं। पॉइंट 2। पॉइंट 3, केस लॉज। केस लॉज एमपी में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया हो। अगर आपको केस नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं याद आ रहा तो मन से बना करके मत आना, कनिष्ठ देवेश वर्सेस उत्कर्ष पांडे बना करके मत आना, ठीक। एक पार्टी का नाम याद है, एक पार्टी का लिख दो। हाउएवर वो पार्टी शुड नॉट बी स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। अब जैसे बारेंद्र कुमार घोष आपको याद आ रहा है तो केवल बारेंद्र कुमार घोष भी लिख करके आओगे, चल जाएगा, राइट। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, केवल बाल्फोर केस याद आ रहा है तो चल जाएगा काम, ठीक है। तो एक साइड का भी नाम याद है, इट वर्क्स। केसेस नहीं ही याद आ रहे, केवल रेशियो रेशियो याद है, केवल क्या ले डाउन किया था वो सब याद है, चलेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एमपीसीजे। बट पॉइंट नंबर 4, सेक्शन नंबर्स जो हैं वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। सेक्शन नंबर्स पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, भले ही केसेस का नाम याद ना हो, सेक्शन नंबर्स याद होने पर थोड़ी सी तवज्जो मध्य प्रदेश में दी जाती है, ठीक। These are 4 मेजर बोनस टिप्स। अभी के लिए जो भी आप तैयारी करोगे, टाइम बाउंड तैयारी करो, 2 दिन बैठो आराम से और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, सीखो एनालाइज करना कैसे है, सवाल कहां से आ रहे हैं, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, कितने सवाल आ रहे हैं, मैं कितनी जल्दी कर सकता हूं। अगर मुझे वहां 3 घंटे मिल रहे हैं लेट्स से 18 सवाल सॉल्व करने के लिए, तो घर पे मुझे वही 18 सवाल सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि घर पे मैं अपने कंफर्ट पे कर रहा हूं, वहां पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, 50 लोग मेरे सामने बैठे होंगे, टेंशन होगा, कहीं साइन करना है, कहीं कार्ड दिखाना है, कहीं कुछ है, तो वो सारी चीजों को फैक्टर में लेते हुए यहां पर और तगड़ी तैयारी करो तो वहां पर फोड़ दोगे, ठीक। सो दीज वर माय टिप्स, माय एडवाइसेस फॉर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आपको सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, आपको समझ आ चुका है कि वेट नहीं करना है, तो अब इस वीडियो पर भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना गेट डाउन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एमपीसीजे मेंस एग्जामिनेशन। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन एंड द कमिंग रिजल्ट्स।
बाय बाय गाइस, टेक केयर।